इवोल्यूशन में हम 4 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। दूसरा, हाँ बेटा, अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब एक होता है ना बेटा कि क्या क्या थ्योरीज हैं, ओरिजिन मतलब कैसे ओरिजिनेट हुआ हमारा अर्थ, कितने साल पहले ओरिजिनेट हुआ, है ना, अर्थ लाइफ कब बना, है ना, ये सारा चीज हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ बना, दुनिया कैसे बनी, ह्यूमंस तक कैसे इवोल्यूशन हुआ। समझ आ रहा है? मतलब जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म वो कैसे बना, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ में आएगा। जब ये हम जान जाएंगे उसके बाद हमको कुछ प्रूफ चाहिए होगा। अब मैंने बोल दिया कि ऐसे बना तो भाई उसका प्रूफ भी होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। समझ आ रहा है? उसके हम एविडेंसेस देखेंगे कि क्या क्या प्रूफ है इवोल्यूशन का। देन नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब अगर किसी ने बता दिया देखो ये एविडेंस है तो भाई ठीक है, सबूत तो मिल गया, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। अब इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम लास्ट में आएंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। समझ आया? सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम सबसे पहले अर्थ का ओरिजिन देखेंगे। भैया ये कैसे इवॉल्व कैसे हुआ, अर्थ कैसे बना। तो माना जाता है कि एक बिग बैंग हुआ, है ना। बिग बैंग, एक लार्ज सॉलिड मास, लार्ज हॉट सॉलिड मास, ये ब्लास्ट हुआ, ठीक है, ब्लास्ट हुआ, है ना। देखो इमेजिन करते चलना है, इस चैप्टर को आपको इमेजिन करना है। जब भी मैं ऐसा समझाते जाऊंगा तो इमेजिन करते चलना है हमको। एक लार्ज हॉट सॉलिड मास, जैसे एक बम फटता है, जब एक बम फटता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं पूरे चारों तरफ बिखर जाते हैं। आप देखे होगे रस्सी वस्सी जो बंधा रहता है बम, है ना, तो शुरू में गर्म रहता है, वो धीरे से ठंडा होता है। वैसे ही अगर एक लार्ज हॉट सॉलिड मास, काफी बड़ा, कितना बड़ा, सन से बड़ा, सन कितना बड़ा होता है आपको मालूम है? अर्थ और सन, आप फिजिक्स में पढ़े होगे ना, अर्थ और सन का रेशियो क्या है, उसका डायमीटर का। हाँ, नहीं पढ़े हो क्या? नहीं पढ़ते हो आप लोग? ऐसे देख रहे हो मतलब नहीं पढ़ते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं कि ये एक सन है तो ये अर्थ है बेटा। समझ आ रहा है? इतना बड़ा होता है। ऐसे हजारों अर्थ समा जाएंगे एक सन में, इतना बड़ा होता है, इतना गर्म होता है, ठीक है। तो ये सन है ना। तो ये जो सॉलिड मास है इसमें कई हजारों लाखों मान के चलो, क्योंकि इमेजिन अपन कर सकते हैं, बस हजारों से लेके लाखों सन जितना बड़ा था ये। आप समझ रहे हो? अर्थ खुद इतना बड़ा है हम लोगों का, हम लोगों के हिसाब से सन और भी बड़ा है। तो सन के जैसा हजारों लाखों सन जितना बड़ा अगर मिला दें उसको, उतना बड़ा एक लार्ज हॉट सॉलिड मास था। तो अब क्या होगा बेटा, कोई भी चीज जब ज्यादा गर्म होगा तो फटना तय है। आप लोगों को गुस्सा आता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मन एकदम अंदर में अब बस अब भर गया एकदम गुस्सा, तो क्या होता है, फट जाते हो आप? नहीं फटते हो गुस्सा? तो ऐसे नहीं फटते मतलब क्या? थोड़ी ना बोलना टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं कैसे, मतलब ऐसे गुस्सा नहीं करते हो किसी के ऊपर? ये गुस्सा करती है बेटा? हाँ, तो झूठ बोल रही मतलब, गुरुजी झूठ नहीं बोलते बेटा। चलो, ऐसे नहीं फटते मतलब ज्यादा जोर से गुस्सा नहीं करते। हाँ ठीक है, बाकी लोग तो करते हैं ना। हाँ तो देखो एकदम जोर से गुस्सा आता है, एकदम अपन फट जाते हैं किसी के सामने। समझ आ रहा है? वैसे ही हॉट लार्ज सॉलिड मास जब ज्यादा गर्म हो गया, समझ आ रहा है, तो ये फट गया। फटने के बाद क्या होगा, इसके टुकड़े पूरे
यूनिवर्स में पूरा बिखर जाएंगे, ऐसा समझ आ रहा है? बिखरेंगे कि नहीं भाई? हाँ, उसमें से कुछ बड़े भी होंगे, कुछ छोटे टुकड़े होंगे, ऐसा। तो क्या हुआ कि जब बिखरे तो धीरे धीरे ग्रेविटेशन के कारण ऐसा कुछ छोटे छोटे जो हॉट सॉलिड मास थे वो इकट्ठा होना चालू हो गया ऐसा, और ये एक एक गैलेक्सी बना दी। एक एक गैलेक्सी, ये भी गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी, समझ आ रहा है? बहुत सारे गैलेक्सी बने, अभी भी बन ही रहे, मालूम है आपको? अभी भी न्यूज़ में एक आया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो टेलीस्कोप है यूएस में, वहां से देखा गया है कि अभी एक नया स्टार बन रहा है, अभी प्रोसेस चल ही रहा है, समझ रहे हो? इतना साल बाद भी पढ़े हो आप लोग न्यूज़ में, नहीं देखे हो? एक नया, हाँ एक नया सोलार सिस्टम, मतलब सोलार सिस्टम नहीं बोलूँगा, एक नया स्टार बन रहा है, अभी एक्यूमुलेट हो रहा है, ये सब टुकड़े या गैसेस होते हैं ना, ये फिर से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, है ना? तो ऐसे बहुत क्या बना बेटा, बहुत सारा गैलेक्सी बना, बहुत सारा गैलेक्सी, इमेजिन कर पा रहे हो आप? ऐसे फूटा, पूरे यूनिवर्स में फैल गया, और पूरे यूनिवर्स में फैलने के बाद अलग अलग जगह जो टुकड़े थे वो इकट्ठा होकर के एक गैलेक्सीज बना दिए। हर एक गैलेक्सी में क्या होता है बेटा, कुछ बड़े बड़े हॉट सॉलिड मास होते हैं जिसको हम लोग सन बोलते हैं, ठीक है? उस सन के अराउंड, उस सन के अराउंड कुछ छोटे छोटे जो ठंडे हो चुके हैं वो सॉलिड मास मिलेंगे, कुछ गैसियस भी होते हैं। तो ये एक हॉट सॉलिड मास के आसपास में कुछ ठंडे हो चुके या ठंडे हो रहे हैं, वो सॉलिड मास जो मिलेंगे, ये एक सोलार सिस्टम बनाता है। हम जो आते हैं वो कौन से गैलेक्सी में आते हैं? मिल्की वे। तो हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है। ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, अनगिनत, जिसको हम अभी तक के नहीं पता कर पाए हैं, क्योंकि यूनिवर्स कितना एक्सपांडेड है किसी को नहीं मालूम, समझ आ रहा है? और हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसे जाके वापस आ जाएं घूम के एक चक्कर यूनिवर्स के, समझ आ रहा है? क्योंकि एक रॉकेट गया था प्लूटो में, 15 या 27 साल बाद पहुंचा था वहां प्लूटो में, समझ रहे हो? फुल स्पीड में भी, फुल स्पीड में 15 या 27 साल बाद पहुंचा था प्लूटो। तब तक प्लूटो को हमने अपने सोलर सिस्टम से बाहर भी कर दिया था। पहले था, अभी प्लूटो को अलग कर दिया ना सोलर सिस्टम से। हाँ, तो ये क्या है हमारा, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज, उसमें बहुत सारे क्या है बेटा, सोलर सिस्टम, दिख रहा है? ये एक सोलर सिस्टम, ये एक सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम, ऐसा सोलर सिस्टम बना है ना। उसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है, उसमें से एक छोटा सा तुच्छ सा एक छोटा सा प्लेनेट है हमारा अर्थ, ठीक है? तब यहां पर अगर हम बात करें, जैसे ये सन है, सन के पास सबसे पहला कौन सा होता है बेटा प्लेनेट? बोलो, मर्क्यूरी, ठीक है। उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, तो ये अर्थ है, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होता है? अच्छा एक मिनट, अर्थ के बाद वीनस, मार्स, हाँ, दो दो वीनस थोड़ी ना हो जाए। तो अब मुझे बताओ, ये सब, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा? जैसे पूछूंगा, बता बता बेटा। ये क्या है बेटा? मरकरी, और ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स। हाँ बताओ भाई, आप बताओ सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा? अब देखो बेटा, अब आते हैं हम लोग अपने अर्थ में। तो जब अर्थ बना तो ये भी गर्म रहा होगा, क्योंकि यही हॉट सॉलिड मास का ही टुकड़ा था। तो जब अर्थ गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म, समझ रहे हो एकदम, ठीक है, तो इसके आसपास के जो गैसेस थे वो भी गर्म थे। तो अर्थ के आसपास पूरा गैसियस क्लाउड था, गैसियस क्लाउड। तो गैसियस क्लाउड, और वो भी टेम्परेचर एकदम हाई था, टेम्परेचर हाई था। तो हाई टेम्परेचर एक सबसे अच्छा काम करता है, एटम्स को कंबाइन होने के लिए हेल्प करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे N2 प्लस H2, इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है NH3 बनने के लिए। कुछ अगर गलत होगा तो बता देना, कितना ऐसे ही है, नहीं है या 800 है कि कम है? 800 है ना? समझ लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, तब जाके अमोनिया बनता है, ठीक है? वैसे ही कार्बन हाइड्रोजन को चाहिए, वैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चाहिए। तो ये हाई टेम्परेचर जो होता है वो एटॉमिक
एटम्स को मॉलिक्यूल में एंड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अर्थ बना तो उसमें पूरा एटॉमिक स्टेट था, पूरा एटम्स थे। तो एटम्स फिर मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल फिर कंपाउंड बने। टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होते जाएगा, है ना। टेम्परेचर कैसे कम होता है बेटा? किसी भी हॉट सॉलिड मास का रेडिएशन प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे आप। रेडिएशन के थ्रू टेम्परेचर कम होता जाए। तो मुझे बताओ कि टेम्परेचर जो कोर है उसका पहले कम होगा, ये कोर है, या सरफेस का पहले कम होगा? सरफेस का पहले कम होगा। तो क्या अर्थ सच में इतना गर्म रहा होगा पहले? हाँ, क्योंकि अभी भी इसका कोर गर्म है, लावा निकलता है, लावा निकलता है। ये क्या है? एक एविडेंस है कि अर्थ का कोर अभी भी गर्म है, हॉट। समझ आ रहा है? ठीक है, लावा बहुत हॉट होता है ना, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नॉट 1000, कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 2000 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ रहा बात? इतना कि मिट्टी भी पिघल जाता है। ये क्या है? एक एविडेंस है कि अर्थ सच में पहले पूरा हॉट हुआ होगा। तो सरफेस से हीट रेडिएट होकर के हीट का लॉस हुआ और धीरे धीरे टेम्परेचर ऑफ अर्थ कम होते गया। समझ आया बेटा? ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते गया, बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए और मॉलिक्यूल्स का केमिकल रिएक्शन हुआ, सिंपल कंपाउंड देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्जन होता गया। समझ आ रहा है? एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड में। ऐसे ही जब बहुत सारे एटम्स थे, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, तो क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब रिएक्ट किए। तो रिएक्ट किए तो क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर, देखते जाना, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अमोनिया, ठीक है। देन उसके बाद जब यूवी रेस पड़ा तो हाइड्रोजन अलग हो गया इससे, ऑक्सीजन फिर से अलग हो गया। अब ये ऑक्सीजन सारा का सारा कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन सब यूटिलाइज हो गया। तो फ्री ऑक्सीजन उस समय अवेलेबल नहीं था। समझ आ रहा है? तो अर्ली एटमॉस्फेरिक अर्थ में फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सारा का सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने में। क्लियर है बात इतना? तो हाई टेम्परेचर में जब वाटर मॉलिक्यूल है तो वो किस फॉर्म में होगा? वेपर फॉर्म में होगा। तो वेपर से लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है? जब 100 से जस्ट नीचे आता है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, 100 से जस्ट नीचे आएगा तो ही वो कंडेंस होगा। समझ आ रहा है? तो जब टेम्परेचर अर्थ का और कम होते गया, इसको हजारों साल लगे टेम्परेचर कम होने में, एक दिन में नहीं होता है। समझ आ रहा है? लाखों साल लग गए तब जाकर के। तो धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हुआ तो अब वाटर कंडेंस होगा। 100 से नीचे जाएगा तो क्या होगा? कंडेंस होगा। कंडेंस होगा और क्या होगा? पूरा अर्थ पानी से भर जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अर्ली अर्थ जो रहता है इज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, क्या ये पानी गर्म है? हाँ, ये पानी गर्म है। क्यों? 100 से जस्ट नीचे आया ना, समझ आ रहा है? नॉर्मल नहीं हुआ है, तो अभी ये पानी गर्म है। तो गर्म पानी मतलब एक सॉल्वेंट जो कि हॉट है, इट इज अ वेरी गुड मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो वाटर एक अच्छा केमिकल रिएक्शन के लिए एक मीडियम बना। समझ आ रहा है? तो पहले ही गैसेस स्टेट टेम्परेचर के कारण अलग अलग सिंपल कंपाउंड्स बन चुके थे, जो कि वाटर के साथ में मिले और फिर ये सिंपल कंपाउंड है आगे चल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। तो ये अर्थ में पूरा क्या भरा है बेटा? वाटर भरा हुआ है। तो इसी वाटर में अब क्या होगा? कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करेंगे बेटा? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। फिर समय के साथ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। देखो ये ना स्टेटमेंट वाइज में आता है, शुरू शुरू में सब लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इसे थोड़ा सा थ्योरी को कहानी जैसे समझना है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, तो एक थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे इसी में, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दिए। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का, तो उन्होंने बोला कि भैया, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि जितने भी डेड रिमेन्स है, मिट्टी विट्टी है, उससे बना, दैट इज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस।
समझ आ रहा बात। और एक थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, तो ध्यान रखना थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को सही माना गया है। तो मैंने जो अभी आपको कहानी बताया उसके हिसाब से क्या है कि जो केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उसी से ही सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल्स बना। कैसे बेटा? फॉर एग्जाम्पल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? जैसे ये ग्लूकोस है। व्हाट इज ग्लूकोस? भाई ग्लूकोज क्या होता है? ऐसे ही रहता है। तो किससे बना ये? मीथेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीथेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये सब कैसे बनता है? मीथेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। और मीथेन क्या है? ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। OH ग्रुप बेटा ऑर्गेनिक है। अगर वो CH के साथ जुड़ रहा है तो, अगर यही OH अगर H के साथ जुड़ेगा तो ऑर्गेनिक है। वाटर ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है भाई। ऑर्गेनिक जो होता है वो कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप अगर है तो ही वो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएगा। अमोनिया क्या है? ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। समझ आ रहा है? तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। भाई अब ये कहां से बना? ये कहां से बना? ये कहां से बना? कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आता है? वाटर से आता है ब्रेक होकर के। ठीक है। तो सिंपल कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन होगा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने से क्या फायदा होगा? ये सारी चीजें कहां हो रही है? वाटर में हो रही है। समझ आ रहा है? पूरा पानी भरा हुआ है अर्थ में, वो उस वाटर में हो रहा है। तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना, दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो मान के चलो कि कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन बना, ठीक है, लिपिड्स बने, है ना। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें लाखों साल लगे, लाखों साल लगे केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। लेकिन ये एक सेल नहीं कहलाता है, ये एक सेल नहीं कहलाता है। तो लिविंग सेल जो बना उसको लिविंग सेल हम कब बोलेंगे? जब उसमें न्यूक्लिक एसिड बनेगा। समझ आ रहा है? तो इसी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिल करके न्यूक्लिक एसिड बनता है। भाई जैसे न्यूक्लिक एसिड में आपको क्या मिलता है? शुगर ऑर्गेनिक, देन नाइट्रोजनस बेस भी ऑर्गेनिक है, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड से मिल करके क्या बना बेटा? न्यूक्लिक एसिड। पहले न्यूक्लिक एसिड बनेगा, पहले न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा, न्यूक्लियोसाइड देन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना, जैसे हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होकर के अब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनेगा, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड बना। पहले न्यूक्लियोटाइड बनेगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मिक्सचर से, देन उसके बाद इसका पॉलीमराइजेशन होगा और DNA RNA बनेगा। बट ऐसा माना जाता है कि पहले RNA बना होगा। आप लोगों ने RNA वर्ल्ड पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस में। क्यों RNA पहले बना होगा? DNA पहले क्यों नहीं बना होगा? बोलो। अरे भाई ये न्यूक्लियोटाइड है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमराइजेशन होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, ऐसे ही और भी न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। और न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होगा एक लंबी चेन बनेगी, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी। तो सिंगल पहले बनेगा ना, तब जाकर के तो हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा दो सिंगल सिंगल के बीच में। क्लियर हो रहा बात कि नहीं? तो जब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड अब आता है बेटा न्यूक्लिक एसिड, जब ये बना तब जाकर के वो सेल एक्चुअल में नॉर्मल सेल बना। ठीक है। देन इसके बाद फिर आता है बेटा प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स प्रिमिटिव सेल है जिसमें न्यूक्लिक एसिड है जो रेप्लिकेट कर सकता है। तो हमेशा याद रखना
कि किसी भी सेल को हम एक्चुअल में नॉर्मल सेल तभी बोलेंगे या लिविंग सेल तभी बोलेंगे जब वो रेप्लिकेट कर पाएगा, और रेप्लिकेट करने के लिए उसके पास न्यूक्लिक एसिड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहां से बेटा आपका प्रोकैरियोट्स बनना चालू हो गया, और उसके बाद बाकी एक इतिहास है। प्रोकैरियोट दैट इज बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है पहले कीमो ऑटोट्रॉप्स था, देन फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स बना। एग्जांपल बताओ फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अरे बेटा ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को आर्की बैक्टीरिया में लेते हैं, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो? हाँ बेटा, अच्छा लेट से है, कौन जल्दी आया था? ब्लू ग्रीन एल्गी को आर्की बैक्टीरिया में पढ़ते हैं ना। बैक्टीरिया में कैटेगरी है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। वो क्या है प्रिमिटिव बैक्टीरिया? यही है प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ है। यू बैक्टीरिया बाद में इवॉल्व हुआ है, ठीक है। चलो, देन उसके बाद फिर धीरे धीरे बेटा बैक्टीरिया से फिर इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कब हमारा अर्थ का ओरिजिन कब हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ? 4.5 मिलियन या बिलियन? बिलियन ईयर्स एगो। समझ आ रहा है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। लाइफ की शुरुआत कब हुई? 500 मिलियन ईयर्स एगो। समझ आया? 500 मिलियन ईयर्स एगो मतलब 4 बिलियन, मतलब अर्थ जब बना उसके 4 बिलियन ईयर्स बाद लाइफ की शुरुआत हुई। तो ये 4 बिलियन ईयर्स में क्या हुआ होगा? अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, गैसियस स्टेट मॉलिक्यूलर स्टेट में आए, मॉलिक्यूलर स्टेट कंपाउंड, देन सिंपल कंपाउंड, देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसा धीरे धीरे। समझ आ रहा बात? केमिकल रिएक्शन में निकल गया बेटा इतने लाख साल। क्लियर है बात? चलो बाकी थोड़ा सा रीड करते हैं। मेरे पास तो नहीं है, एक आध किसी का मोबाइल यहाँ रखो तो बेटा, यहाँ बैठो कोई एक रीड। अच्छा ये तो वहाँ तो है अपना, चलो कैसे हटेगा ये? चलो बिग बैंग थ्योरी क्या है ध्यान रखना, ठीक है। मिल्की वे बता चुका हूं आप लोगों को। बाइबल के हिसाब से भैया एडम और ईव पहले मानव थे, है ना, और एडम के 12th रिब से ईव का फॉर्मेशन हुआ। मेरे समझ नहीं आ रहा 12th रिब निकाल के कैसे, मतलब उनको कैसे मालूम वो फ्लोटिंग रिब है? पहली बार पैदा हुए और अचानक से निकाल दिया। देन हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का, है ना, आविष्कार किया है। और पहला जो ह्यूमन था, मतलब पहला जो मेल था उसका नाम क्या है? मनु। और जो फीमेल थी उसका नाम क्या है? श्रद्धा। किसी का नाम श्रद्धा है क्या? है बेटा? शत्रुपा नहीं था बेटा, श्रद्धा था। ऐसा है क्या? ठीक है। तो सारे जानवर, सारे प्लांट्स, एनिमल्स एक साथ ऐसे धरती पर प्रकट हो गए अचानक से। समझ आ रहा है? तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट था पुराने जमाने के लोगों का, अलग अलग है। तो वही स्पेशल क्रिएशन है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। गॉड ने अपने आविष्कार, मतलब भगवान की कृपा से सारा का सारा इवोल्यूशन हुआ है, ये इनका बताने का तरीका है, ठीक है। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया ये सब फालतू है, इसको फटाफट निपटाते हैं, है ना। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या है? ये बोलते हैं कि स्पेस से कुछ स्पोर आया,
है ना, वो स्पोर आकर के यहाँ जर्मिनेट हुआ और फिर उससे अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स का फॉर्मेशन हो गया, खत्म। ठीक है, कहानी खत्म कर दो। मतलब हम लोग स्पेस ट्रेवल करके आए हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक एक स्पोर से हम लोग बन गए, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, तो बट ये सब थ्योरीज गलत साबित हुआ। इतना मैं अभी ज्ञान दिया हूं, देखो ऐसे फटा, इतना बड़ा बना, गरम गोला था, ठंडा हुआ, एटम मिलके मॉलिक्यूल बने, फिर कंपाउंड बना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, इतना सारा ज्ञान देने का जो मतलब था वो यही था कि ये सबको आपको नहीं समझना। ठीक है, तो भैया ये स्पोर्स जो होते हैं ये सारा चीज फालतू है। अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अब इसके हिसाब से क्या बोल रहे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब भाई ये सड़ा गला चीज है उससे लाइफ बन जा रहा है, कंटिन्यू बन रहा है लाइफ, कहीं से भी, जैसे नाली है वहां से लाइफ बन जा रहा है। समझ आ रहा है बात, है ना। पानी वानी रुका हुआ है, उसमें दो चार कीड़े पैदा हो गए, आप लोग देखे होंगे छत में से पानी वानी रुका रहता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं ना। अब अगर आप देखोगे तो आपका दिमाग भी तो यही सोचेगा, अगर आप नहीं पढ़े हो या नहीं समझते हो तो आप क्या सोचोगे, साला कल तो पानी इसमें भरा हूं, 4 दिन बाद कीड़े पैदा हो गए, आप तो यही सोचो कीड़े पैदा हो गए सोचोगे ना। कई बार ऐसा होता है ना, बाल्टी वाल्टी में पानी है, जैसे खास तौर पे बारिश के समय में, तो बाल्टी वाल्टी में बहुत सारे ऐसे तैरने वाले कीड़े आ जाते हैं कभी कभी, जैसे थोड़ा सा बाहर अगर पानी वानी है तो कहाँ से आ गए लोग अचानक से, तो आप क्या सोचोगे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यही तो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कोई भी चीज है उससे कंटिन्यू लाइफ फॉर्म हो रही, बट ऐसा है क्या, नहीं। तो इसको कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, डिस्प्रूव किया। किसने डिस्प्रूव किया, लुइस पास्चर ने। क्यों डिस्प्रूव किया, लाइफ, इसने बोला कि नहीं भैया, लाइफ होने के लिए, लाइफ पैदा होने के लिए पहले से एक लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, किसने बोला, लुइस पास्चर ने। देखो ये एकदम छोटा छोटा थ्योरी है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि अभी ना यही सब सिंपल सिंपल थ्योरी से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को किसने डिस्प्रूव कर दिया भैया, किसने बोला ये गलत है, लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या रखा बेटा, स्टरलाइज, ऐसा इधर आग जलाते हैं, ठीक है, गर्म करने के लिए, ठंडा किए, गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर यहां पर जम जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर जम जाएगा, तो यहां पर कोई भी माइक्रोब यहां तक नहीं पहुंच पाएगा कल्चर मीडियम में। ठीक है, तो जब इमेजिन देखा गया, जब एग्जामिन किया गया तो यहां कोई माइक्रोब का ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन दूसरा जो स्वान नेक फ्लास्क था उसको उन्होंने क्या कर दिया, यहां से ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो गया बेटा, है ना, एक ब्रोकन स्वान नेक जो है ये भी ब्रेक हो गया। तो जैसे ही इसको गरम वरम करने के बाद इसको ब्रेक कर दिया, तो अब यहां से ये जो मीडियम है इसमें माइक्रोब आएगा और इस कल्चर मीडियम में ग्रो करेगा। तो जब इसका माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो इसमें माइक्रोब पाया जाएगा और इसमें नहीं पाया जाएगा। समझ आ रहा है, तो इसने बोला भैया कि कहीं पर भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं होगा, उसके लिए पहले से लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत आसान हो गया ये तो ये वाला देख लो, समझ गया बात। देन उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि एक वर्ड है, he showed that life did not originate in the former because but new living organism arose in the later. ठीक, spontaneous generation theory was dismissed once and for all, हमेशा के लिए। ठीक है, however this did not answer how the first life form came on earth, बट इससे तो नहीं पता चलता। ठीक है, इंग्लिश तो आता ही है वो अपना, आप लोगों को, मेरे को उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कहानी यहां पर फिर से खड़ी होती है, क्या, मुर्गी पहले आई कि अंडा, ये वही है ना, वहीं पर लाके छोड़ दिए, मुर्गी पहले आई कि अंडा। इसने बोला
भैया लाइफ के लिए पहले से लाइफ होना चाहिए, यही है ना इसके मतलब, है ना। स्वान नेक फ्लास्क जो एक्सपेरिमेंट था उससे एक चीज तो डिस्प्रूव होता है कि भैया स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो नहीं होगा, एबायोजेनेसिस तो नहीं होगा, उसके लिए पहले से लाइफ होना चाहिए। फिर एक नया सवाल, तो ठीक है वो लाइफ आया कहां से, वो कैसे जनरेट होता है। फिर अब आए कुछ नए साइंटिस्ट, समझ आ रहा है आप लोगों को, कहानी समझ आ रहा है, ठीक है। पहले बोलिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फिर बोले भैया नहीं वो गलत है, उसके लिए पहले से लाइफ होनी चाहिए। फिर सवाल आया कि पहले से लाइफ कहां से आएगा, वो जो लाइफ है वो कहां से आया। जैसे आपसे पूछे मुर्गी कहां से है, तो अंडा से आया, अंडा कहां से है, तो मुर्गी से आया, तो वो कहां आया, कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई, सवाल यही पर खड़ा हो रहा है ना। तो फिर आए दो साइंटिस्ट, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ये बोलेगा अपन बताएगा, अपन बताएगा सारा राज की बात, ठीक है। ओपेरिन हेल्डेन का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान रखना। आते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। अब ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी क्या बोलता है कि भैया जो भी लाइफ है वो केमिकल से ही ओरिजिनेट हुआ है, पहले इनऑर्गेनिक केमिकल से ऑर्गेनिक बना, देन ऑर्गेनिक केमिकल से लाइफ फॉर्म्स बने। जैसे मैंने आपको जो कहानी बताया, अर्थ में ऐसा ऐसा बना एटम मॉलिक्यूल, ठीक है, इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक केमिकल, देन फिर बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, देन फिर बैक्टीरिया, देन उसके बाद चालू हो गया, ठीक है। तो इसको देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, वही चीज है जो मैंने आपको बताया। रशियन साइंटिस्ट है ये, हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, बेटा ओपेरिन है ना, ओपेरिन ऑफ रशिया, मैं यहीं से पढ़ा था, ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, दोनों अलग अलग है। प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, समझ आया बात, ठीक है, लाइक आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो वही जो थ्योरी है एक्चुअल में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है ना, जो मैंने आपको बताया, बस साइंटिस्ट का नाम आपको ऐड करना है उसमें, क्लियर है बात। तो इसको बोलते हैं बेटा केमिकल इवोल्यूशन, और केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो सच है। क्यों सच है, क्योंकि मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको पूरा एक कहानी बताया है कि भैया पहले गैसेस स्टेट था, देन लिक्विड स्टेट आया, उसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऑर्गेनिक बने, ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन उसके बाद सारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, न्यूक्लिक एसिड बना, देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन बना होगा, सेल लाइक बना होगा, देन सेल बना होगा, क्लियर बात इतना। तो ओपेरिन हेल्डेन ने ये चीज बता दिया, लेकिन बताने के बाद कैसे माने, कैसे माने कि भैया तुम ऐसे थोड़ी ना कि नमक, शक्कर, तेल, ठीक है, प्रोटीन को मिला दोगे और देखोगे अब देखते हैं इससे सेल बनता है कि नहीं, ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसके लिए फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन 50 बार आ चुका है, ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ओपेरिन हेल्डेन। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है उसको किसने किया, ये क्वेश्चन आता है, मिलर एंड यूरे। किसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, किसका एक्सपेरिमेंट, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी का एक्सपेरिमेंट। भाई सीधी सी बात है, वही ऐसा है ना, तेल और शक्कर को मिला दोगे और सेल बन जाएगा। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया अर्ली एटमॉस्फेरिक अर्थ इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म था, तो ओपेरिन इसने मिलर ने क्या किया, मिलर एंड यूरे, मिलर एंड यूरे ने क्या किया, वैसे ही अर्ली एटमॉस्फेयर के अर्थ को रिक्रिएट किया, रिक्रिएट किया। तो देखेंगे चलो, ये क्या है बेटा, ये क्या है, चिमनी है, आग दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये क्या है, पानी है, पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा, वेपर बनेगा।
तो ये वेपर कहाँ जाएगा, यहीं रुका रहेगा, आपके परमिशन के लिए इधर जाएगा। एक फ्लास्क है, ये फ्लास्क से ऐसा इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, ठीक है, से करंट सप्लाई होगा और इस इलेक्ट्रोड के कारण इस चैम्बर में 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था हजारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था पहले अर्ली अर्थ में, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है। इस चैम्बर में और क्या रखा जाता है बेटा, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इसका रेशियो 2:1:2 था। फिनोटिपिक है कि जीनोटिपिक रेशियो बेटा? फिनोटिपिक की जीनोटिपिक रेशियो बताओ। हाँ बताओ बेटा आप, फिनोटिपिक रेशियो की जीनोटिपिक रेशियो है? हाँ बेटा, अरे बोलो जोर से, बुजुर्ग आदमी बेटा, कान वान सुने नहीं देता, मेरा कमजोर है। हाँ क्या बोली बेटा ये? फिनोटिपिक रेशियो। तो इसमें 2:1:2 में क्या रखा गया, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इसमें से कौन सा है भैया ऑर्गेनिक, कौन सा है? ठीक है, तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा, कार्बन एटम और हाइड्रोजन से ही बना होगा मिल करके, समझ आ रहा है? तो एटॉमिक स्टेट से मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्जन हुआ, तो कुछ इनऑर्गेनिक कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर वेपर। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है, कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर वेपर। क्यों वाटर वेपर, पानी क्यों नहीं, कौन बताएगा बेटा? टेम्परेचर 800 डिग्री है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में ही रहेगा ना इतने हाई टेम्परेचर में, समझ आ रहा है? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वाटर वेपर का कंसिस्टेंट सप्लाई विथ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, ठीक है। जब इसको ऐसा हीट दिया गया इस केमिकल्स को वाटर सप्लाई के साथ, क्योंकि अर्ली एटमॉस्फेयर मैंने बताया था हाई टेम्परेचर में H2 और O मिल करके वाटर वेपर के फॉर्म में थे, याद आ रहा है? हाई टेम्परेचर में, समझ आ रहा है? सब गैसेस स्टेट में था हाई टेम्परेचर में, टेम्परेचर कम हुआ तब जाकर के वो लिक्विड स्टेट में आया वाटर। क्लियर है बात? तो ये सारा का सारा ऐसे ही सेम अर्ली एटमॉस्फेयर जैसा क्लाइमेट बनाया गया। फिर जब कुछ समय बाद देखा गया तो यहां पर कुछ फ्लूइड जमा थे, इस फ्लूइड में आपको क्या क्या मिलेगा बेटा? शुगर, अमीनो एसिड, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सारा चीज मिला। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको मिल गए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आ रहा है कि हम सिंपल कंपाउंड, मे बी दे आर ऑर्गेनिक, मे बी दे आर इनऑर्गेनिक, है ना, उससे उससे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चार्ज आपको बायोमोलिक्यूल्स चाहिए ही चाहिए। आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए होगे, समझ आया बात आप लोगों को? क्लियर हो रहा है बेटा? चलो, तो क्या हुआ? ठीक है, पैर काबू में रखो बेटा। चलो, क्लियर है? वही सारा चीज है। आफ्टर अ वीक अगर आप देखोगे, क्या भैया ऑब्जर्वेशन, आफ्टर अ वीक क्या क्या मिला? अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट, फैट इन द फ्लास्क। क्लियर है? देन ये दिख रहा है, ये वाला डायग्राम आता है, ये वाला डायग्राम आता है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोड दिख रहा है आप लोगों को, स्पार्क डिस्चार्ज दिख रहा है, और ये दिख रहा है आप लोगों को मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर वाटर कहाँ से आया? यहाँ पर से बॉइलिंग वाटर दिख रहा है, यहाँ से ऐसा आएगा, ठीक। क्लियर है बात? यहाँ पर ये पूरा का पूरा सारा ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसा जमा हो जाएगा,
ठीक है। कंक्लूजन क्या देखेंगे? इट प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है बेटा एग्जाम में कि कौन सा एक्सपेरिमेंट जो रहता है वो केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करता है। कौन सा? मिलर्स एक्सपेरिमेंट। समझ आ रहा है? कौन सा एक्सपेरिमेंट केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करता है? मिलर्स एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि भैया केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स लिए गए थे? क्या क्या? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर को नहीं भूलना। वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है, उसके बिना केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। समझ आ रहा है बात? ठीक है, चलो। देन इट शोड दैट द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ वाज क्रिएटेड अबाउट 3 बिलियन ईयर्स अगो। इट शोड दैट नॉन सेलुलर बायोमोलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। क्लियर है इतना? चलो, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। वैसे इसको मैं दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हो गया बेटा? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। अब हम देखेंगे मेनली एविडेंसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक साथ थ्योरी में पढ़ाऊंगा ना। आपके एनसीईआरटी में दिया है पहले ये, फिर बाद में, ऐसा नहीं पढ़ना है। लेकिन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब इतना दुनिया भर का पंचायत करने के बाद अब आपसे पूछेगा भैया सबूत तो दो, ऐसा ऐसा हुआ था। कैसे मालूम चलेगा कि भैया इवोल्यूशन हुआ है, हम सब इवॉल्व हुए हैं? भाई जैसे एनिमल किंगडम्स की बात करें अगर हम, है ना, तो इनवर्टिब्रेट से ही वर्टिब्रेट का ओरिजिन हुआ है। इनवर्टिब्रेट से ही वर्टिब्रेट का ओरिजिन हुआ है। नॉन कॉर्डेट से ही कॉर्डेट का ओरिजिन हुआ है ना। और फिश से ओरिजिन एम्फीबिया का हुआ है। एम्फीबिया से रेप्टाइल बना है, रेप्टाइल से बर्ड्स भी बना है, रेप्टाइल से मैमल्स भी बना है। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा माइक्रोब से मल्टीसेलुलरिटी बनेगा। अब माइक्रोब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। प्लांट भी बनेगा, एनिमल भी बनेगा, दोनों बनेगा। तो प्लांट में मल्टी सेलुलर कौन है भाई? सबसे पहला, अरे एल्गी। एल्गी नहीं है? क्या आता है सबसे पहले प्लांट किंगडम में? एल्गी आएगा। समझ आया? कॉम्प्लेक्स नहीं है बट मल्टी सेलुलर है। समझ आया? उसके बाद फिर धीरे धीरे एंजियोस्पर्म तक क्या आया? कॉम्प्लेक्स प्लांट। वैसे ही एनिमल की बात करें तो पहला जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो कौन है भाई? पॉरीफेरेंस। उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई ना एनिमल किंगडम में भी, है ना। उसके बाद फिर ये सारा ह्यूमन तक के इवोल्यूशन हुआ है। तो ह्यूमन तक इवोल्यूशन हुआ है तो कैसे मान लें कि जो मैमल है वो रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुआ है? कैसे मान लें कि रेप्टाइल एम्फीबिया से ओरिजिन हुआ? और कैसे मान लें कि एम्फीबिया फिश से ओरिजिनेट हुआ है? तो कुछ तो सबूत चाहिए। समझ आ रहा है? तो उसके लिए कुछ एविडेंसेस देखेंगे। सबसे पहला पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है बेटा? फॉसिल्स के थ्रू हम कुछ एविडेंसेस लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू उसका एज निकाला जाता है। तो व्हाट आर फॉसिल्स? कभी कभी थ्योरी आ जाता है बेटा। फॉसिल्स का मतलब खाली हड्डी मिलना नहीं होता है, पहले चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं सर वो डायनासोर का मिला था ना, है ना, तो खाली ऐसे हड्डी मिल गया वो फॉसिल नहीं है। अगर उसका इंप्रेशन भी है, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका रिमेन्स नहीं मिला। रिमेन्स मतलब बॉडी रिमेन्स, बट उसके इंप्रेशन मिले हैं पत्थरों पे, तो वो भी एक फॉसिल है। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। ज्यादातर फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? अरे बेटा जो कंटिन्यू सेडिमेंटेशन से, सॉइल सेडिमेंटेशन से जो पत्थर बन जाता है। देखो
जैसे मान के चलो कि एक मिट्टी है, अगर उसके ऊपर और स्टेडिफिकेशन हो रहा है सॉइल का, तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, टेम्परेचर नीचे का बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा नीचे का टेम्परेचर हाई होते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, उस पर प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो फिर सॉइल जो रहता है वो स्टेटिफाइड होते होते थोड़ा हार्ड होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को स्टेटिफिकेशन बोलते हैं, उस टाइप के पत्थर को स्टेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेटिफाइड रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार सख्त पत्थर जैसा मिट्टी में डायनासोर्स के स्केलेटन मिला है, सख्त पत्थर जैसा जो मिट्टी है उसमें डायनासोर्स का स्केलेटन मिला है, समझ आ रहा है? तो क्या वो लोग पत्थर के अंदर घुस के मरे होंगे? नहीं ना, तो इतना हार्ड कैसे हो गया? स्टेटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। समझ आ रहा है? तो स्टेटिफाइड रॉक को ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बात? क्योंकि देखो कोई भी एनिमल जो पहले जमाने में था वो मरा है, तो मरा है तो जमीन के अंदर घुस के थोड़ा मरेगा वो, ऐसा थोड़ी ना कि चलो अब अंदर बिल बना के मर जाते हैं। तो भाई वो जमीन में मरा, फिर धीरे धीरे उस पर क्या हुआ, हाँ मिट्टी से वो कवर होते गया और वो धीरे धीरे हार्ड होते गया, मिट्टी नीचे जितना मिट्टी जाते जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर हार्ड होते जाएगा। ठीक है, उस टाइप के रॉक्स को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए, तो ये सब तो एकदम इजी है। मेन आते हैं अब एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। इसको रीड करना है तो कर सकते हो। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स व्हिच डाइड ड्यूरिंग द सेडिमेंट फॉर्मेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मान के चलो ये प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट वाला है, ठीक है, ये प्रेजेंट वाला मिट्टी है, फिर उसके बाद एक और लेयर, उसके बाद एक और लेयर, उसके बाद एक और लेयर। तो मान के चलो कि यहां पर एक डायनासोर मरा था, ठीक है, ठीक है, कोई भी एक एनिमल था, डायनासोर मरा, यहां पर एक बंदर मरा था, इसका पूंछ है, और यहाँ पर सीधी सी बात है रिसेंट जो होगा सबसे कम गड्ढे में इंसान लोग मिलेंगे, है ना। अब कोई कोई अपने डॉग वॉग या पेट एनिमल को जमीन में गाड़ देते हैं, तो वैसे कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आपसे पूछेगा भैया कि सबसे पुराना जो, सबसे पहले कौन मरा होगा, जो सबसे ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला सबसे पहले मरा होगा, फिर सेडिमेंटेशन हुआ, उसके बाद फिर उसके ऊपर वाला मरा। ठीक है, समझ आ रहा है बात आप लोगों को? चलो, तो इसमें यही क्वेश्चन आता है मेन, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये तो थर्ड लाइन है, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट में अलग अलग टाइप के लेयरिंग से अलग अलग एनिमल्स आपको मिलेंगे। देन नेक्स्ट इसमें देखो, देखो इसको मैं लिखवाने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं है, टाइम वेस्टेज है, पूरा थ्योरी है, इसमें कुछ क्वेश्चन वोश्चन ऐसा फॉर्मूला वार्मूला बना दे वैसा नहीं है, तो इसको लिखवाना नहीं चाह रहा हूं मैं, इसीलिए नोट्स दे दिया हूं। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। अब एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन का मतलब क्या है? हमारा जो एम्ब्रियो होता है, हमारा जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो हमारे जो पूर्वज एनिमल है लाइक रेप्टाइल और एम्फीबिया, फिश, उसके एम्ब्रियो से मिलता जुलता है। ये एक साइंटिस्ट ने ऐसा बोला, ठीक है, लेकिन उसको बाद में डिस्प्रूव कर दिया गया। ठीक है, किसने बोला उसको? आप लोग मोबाइल में देख लो एक बार, अर्नस्ट हैकल ने। किसने दिया ये? अर्नस्ट हैकल। इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आपको स्टेटमेंट वाइज में मिलेगा। अर्नस्ट हैकल ने क्या किया है? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन को प्रपोज किया है। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो एम्ब्रियो है वो एक जैसा है। जैसे आप लोग कक्षा 6वीं 7वीं में एक देखे होंगे ऐसा टाइप का, जैसे बड़ा होते जा रहा है एम्ब्रियो, याद आ रहा है? पढ़े हो आप लोग साइंस में? नहीं पढ़े हो? पढ़े होगे ना। वो एक्चुअल में क्या है कि जैसे हमारा भी एम्ब्रियो होता है, शुरू में बहुत छोटा और अलग टाइप का दिखता है। ठीक है, जैसे दूसरा एक एग्जांपल बताऊं मैं, हम लोग कॉर्डेट पढ़े थे, सिंपल सा एग्जांपल कॉर्डेट का। कॉर्डेट में 5 फीचर्स होते हैं, क्या क्या? सबसे पहले नोटोकॉर्ड होना चाहिए,
ठीक है। दूसरा, हाँ, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तीसरा, अच्छा सॉरी, डोर्सल नोटोकॉर्ड, वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड। और तीसरा, फेरेंजियल गिल स्लिट। चौथा, पोस्ट एनल टेल। ठीक है। पोस्ट एनल टेल हमारे में है क्या? नहीं है। पोस्ट एनल टेल अभी है क्या? नहीं है, एम्ब्रियो में होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट है क्या? नहीं है, एम्ब्रियो में होता है। ठीक है। तो किसके किसके एम्ब्रियो में होता है? मैमल्स नहीं बेटा, कॉर्डेट्स। जितने कॉर्डेट्स है सबके में ये फीचर्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो विजिबल फीचर्स की बात करूं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल, ये तो विजिबल, क्या विजिबल फीचर है ना, ये तो बाहर से दिखेगा। तो ये हमारे एम्ब्रियो में पाया जाता है, हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाया जाता है। तो कॉर्डेट में कौन कौन आता है भाई? वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। तो वर्टिब्रेट में आप ले लो, फिश ले लो, और एम्फीबिया, रेप्टेलिया, बर्ड्स और मैमल्स। तो जितने कॉर्डेट्स हैं उसका एम्ब्रियो में ये फीचर तो कॉमन है ना। इसका मतलब क्या है कि इनका ओरिजिन जरूर कॉमन तरीके से हुआ है। समझ आ रहा है? लेकिन ये अर्न्स्ट हैकेल का ऐसा कहना है। ठीक है। देन जैसे देखो, फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। समझ आ रहा है? ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है? अर्न्स्ट हैकेल का। ध्यान रखना, ये हम कॉर्डेट में भी देख चुके हैं सारी चीजें। लेकिन इसको डिस्प्रूव किया गया। किसने डिस्प्रूव किया बेटा? इसको इंपॉर्टेंट करना, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। इसने इसको डिस्प्रूव किया, क्योंकि जो भी एम्ब्रियो होता है वो कभी भी एडल्ट स्टेज में पास ऑन नहीं होता। जैसे हमारा में, अगर हमारी बात करें तो हमारे में जो फेरेंजियल गिल स्लिट है वो आगे पास ऑन नहीं होगा। वो एक स्टेज पाया जाएगा लेकिन आगे पास ऑन नहीं होगा, हमारे में नहीं पाया जाएगा। पोस्ट एनल हमारे में नहीं पाया जाएगा। समझ आ रहा है? तो उसने बोला भैया ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट आप दे रहे हो लेकिन वो एडल्ट्स में नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको डिस्प्रूव कर दिया गया। ठीक है। किसने डिस्प्रूव किया ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, वॉन बेयर। देन उसके बाद क्या देखेंगे बेटा? नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब इसमें आता है ये, कुछ आए ना आए, अभी तक के टॉपिक में ये जरूर आता है। मतलब अभी तक जितना मैं पढ़ाया हूं उसमें कुछ आए या ना आए, ये तो बेटा 100% आता ही है, हर साल, लगभग हर साल आता है, होमोलोगस एंड एनालोगस। ठीक है। ये टॉपिक खत्म करते हैं अपन, होमोलोगस एनालोगस। इसके बाद जो मेन एडेप्टिव रेडिएशन है और थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विनिज्म, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये बहुत सिंपल है। ठीक है। आप लोग अगर नीट दिए होगे तो ये तो आपको याद होगा ही बेटा। होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है? व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गेन? origin same, origin same and structure सेम होगा। तो origin and structure of organ, origin of organ and structure of organ is same, but function of that organ is different। ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे, मैन, चीता, वेल और बैट एकदम ऐसे ही उठा के देता है नीट में, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम एग्जैक्टली याद रखना है। तो मैन, चीता, वेल, बैट, तो हमारा जो हाथ है, हमारा जो फोरलिम्ब है, उसमें जो बोन्स हैं वो क्या क्या होते हैं? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। तो ये हमारा क्या बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन है। बोन ऐसा रहता है ना। वही अगर आप चीता का देखोगे तो भी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस मिलेगा। वेल में भी आपको मिलेगा, जो उनका जो फ्लिपर्स होते हैं उसमें आपको सेम मिलेगा स्ट्रक्चर। वही बैट में भी मिलेगा। बैट में दिख रहा है ये क्या है? ये ह्यूमरस है, ये रेडियस एंड अल्ना है, ये
यहाँ पर कार्पल है और ये दिख रहा है लंबा लंबा सा, ये मेटाकार्पल है। देन उसके बाद ये फेलेंजस, देखना बेटा 1 2 3, 3 फेलेंजियल बोन है, ये फेलेंजस है। समझ आ रहा है? तो ये सभी में, ये सभी क्या वर्टिब्रेट है? मैमल्स हैं, मैमल्स है ना। अच्छा, बैट मैमल है कि बर्ड है? क्यों? इसके पास फेदर होता है? हाँ, चमगादड़ जैसे उल्टा लटकाऊंगा, कौन बोला? फेदर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फेदर, ठीक है, उसी में होगा बस। इनके में पेटेजियम होता है, इसकी स्किन होता है बस। समझ आ रहा है? इनके में स्किन होता है, ये दिख रहा है ऐसा, ये स्किन है एक, इनका स्किन है जिसको पेटेजियम बोलते हैं या पेटेजिया बोलते हैं, ठीक है। वो फेदर नहीं है बेटा, ध्यान रखना। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब मैमल्स हैं। तो ये एक एग्जांपल तो आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है? क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, थॉर्न ऑफ बाउगेनविलिया एंड कुकुरबिटा। ये क्या है भैया? क्या है ये? होमोलोगस ऑर्गेन है, इनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है। अब इनका फंक्शन क्या क्या है? मैन का आपको मालूम है, हाथ के डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। चीता का दौड़ने में, वेल का तैरने में और इसका उड़ने में। तो इनका फंक्शन सब अलग अलग हो गया, ठीक है। सिंपल है ना ये वाला, ये सबको पता रहता है बेटा, मतलब कक्षा 10वीं के बच्चों को भी पता होता है और पता होना भी चाहिए सारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें और एक एग्जाम्पल क्या है भैया? वर्टिब्रेट्स हार्ट और ब्रेन इन एनिमल्स। तो जो हमारा जो हार्ट है वर्टिब्रेट्स का, वो किसका किसका भैया, कितने चैम्बर का होता है वर्टिब्रेट में? सभी वर्टिब्रेट का 4 चैम्बर होता है। मैमल्स में बस 4 चैम्बर होता है, अब यही गलती नहीं करना। बट उसका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। अब फंक्शन अलग कैसे होगा? क्योंकि कुछ हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं, कुछ डीऑक्सीजनेटेड। याद आ रहा है? कोई प्योर ब्लड को पंप करता है, कोई मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है। याद आ रहा है? जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें एक साइड डीऑक्सीजनेटेड, दूसरे साइड ऑक्सीजनेटेड। वही अगर हम बात करें रेप्टाइल का, तो मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है। याद आ रहा है? हाँ, चलो देन ये वाला एग्जांपल। अच्छा, एक और चीज, व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? किसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? ये आता है एग्जाम में। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? देखो ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक स्पीशीज है या फिर कोई एक स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है ना। इसी स्ट्रक्चर से बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं, एक स्ट्रक्चर से बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे फ्लाइंग में, स्विमिंग में, है ना, और रनिंग में। तो स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन डिफरेंट। तो ये क्या हो रहा है बेटा? एक प्रकार से डाइवर्ज हो रहा है। एक ही टाइप का स्ट्रक्चर अलग अलग फंक्शंस में डाइवर्ज हो रहा है, इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है जिसका ओरिजिन भी सेम है, स्ट्रक्चर सेम एंड ओरिजिन सेम। तो ध्यान रखना, ये किसी स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं या कोई एक एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं। जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं तो एक स्पीशीज का जो स्ट्रक्चर है, एक स्पीशीज का जो कॉमन स्ट्रक्चर है, उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो एक कॉमन ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, एक कॉमन ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होता है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में यूज किया जाता है। समझ आ रहा है? तो डाइवर्ज हो रहा है ये, इसलिए इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। पैरेलल इवोल्यूशन भी आता है, जो हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन में देखेंगे, वो थोड़ा सा अलग है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। उसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। देन उसके बाद क्या देखिए बेटा? एनालोगस ऑर्गेन।
व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन? जस्ट उसका उल्टा, उल्टा क्या होगा? ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट फंक्शन सेम। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, कोई एक एनिमल है, उसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ये है, कोई दूसरा एनिमल है, उसका ओरिजिन स्ट्रक्चर ये है, पहला दूसरा, कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म है, उसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है, बट तीनों का फंक्शन सेम है। तीनों का फंक्शन सेम है। क्या है भैया? तीनों का फंक्शन सेम है। क्या है फंक्शन? जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। और एक आध जोड़ सकते हो क्या? अरे बैट का भी एग्जांपल डाल सकते हो इसमें, नहीं डाल सकते? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई या इंसेक्ट ले लो, या विंग्स ऑफ बर्ड्स ले लो, और विंग्स ऑफ बैट ले लो। तीनों का काम क्या है? उड़ना, बट उनका ओरिजिन अलग है। एक मैमल है, एक एप्स है, और एक तो इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड में आ रहा है। तो तीनों का ओरिजिन अलग है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग है, बट तीनों का फंक्शन एक ही है, फ्लाई करना। समझ आ रहा है? इसीलिए इसको क्या, ये डाइवर्ज हो रहे हैं एक ही फंक्शन में, ओरिजिन डिफरेंट एंड एक ही फंक्शन में इनका डाइवर्जेंस हो रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। समझ आ रहा है? एक ही में कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जन समझते हैं ना अपन, अलग अलग सोर्स है बट एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। अलग अलग सोर्स है, ऐसा अलग अलग सोर्स है बट एक ही पॉइंट में आके मिल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। लाइट में पढ़ते हो ना सर, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पढ़ते हो ना लाइट में, जैसे प्रिज्म वगैरह होता है उसमें, नहीं पढ़े? हाँ चलो, तो इसमें क्या क्या देखिए भैया, ये देख लो ये क्या है, और ये कन्वर्जेंट क्यों बोल रहे हैं? इसका एग्जांपल्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। आपको मालूम है ऑक्टोपस का आई बिल्कुल ह्यूमन आंख जैसा ही रहता है। देखियो कभी? नहीं देखियो ऑक्टोपस का आंख? कहाँ देखियो? अच्छा फोटो में, फोटो में तो सभी लोग देखे होंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है बेटा दोनों का? ओरिजिन स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं है? अरे बाबा ऑक्टोपस कौन से फाइलम में आता है? मोलस्का में आता है। और हम कौन से फाइलम में आते हैं? हाँ कॉर्डेटा। मैमल नहीं बोली, अच्छा हुआ। हम कौन से फाइलम में आते हैं? कॉर्डेटा। ठीक है, तो दोनों का बेटा ओरिजिन अलग है, फंक्शन सेम है। देन फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। अच्छा चलो बताओ बेटा, पेंगुइन किस में आते हैं? कौन से क्लास में आते हैं? हाँ आप बताओ। हाँ पेंगुइन, आप बताओ बाजू में। आप बताओ। आप बताओ पेंगुइन किस में आता है? एनिमल किंगडम में कौन कौन आया था, हाथ उठाओ। इतने कम लोग तो नहीं आए थे यार, बहुत सारे लोग थे। हाथ उठाओ कौन कौन थे एनिमल किंगडम में। हाँ चलो आप बताओ। पेंगुइन किस में आता है? मैमल्स में आता है। बर्ड है बेटा वो, फ्लाइटलेस बर्ड है पेंगुइन। कभी देखे नहीं हो पेंगुइन को? अंटार्कटिका में पाया जाता है, नहीं देखे हो? बर्फ से सीधा ठंडे पानी में जंप मारते हैं, काले काले से छोटे छोटे से ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ऐसे ऐसे चलते हैं ना पेंगुइन लोग, देखे हो? तो पेंगुइन क्या है भैया? हाँ ये एव्स में आता है। और डॉल्फिन मैं जैसे पूछूंगा बताएंगे, डॉल्फिन किस में आता है? ये मैमल्स है।
तो इनका ओरिजिन अलग हुआ, बट इनके जो फ्लिपर्स हैं वो तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, एक रूट मॉडिफिकेशन है और एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, इनका ओरिजिन बिल्कुल अलग अलग है। फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। समझ आ रहा है बात? वैसे ही बाकी आप समझ आ रहा है? सिमिलर हैबिटेट रिजल्टेड इन, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। सिमिलर हैबिटेट का मतलब क्या है? जैसा देश वैसा भेष। सिंपल सी बात है, जैसा देश वैसा भेष। हम यहाँ पर जैसे आप देखोगे, जैसे यहाँ जैसे महिलाएं जो हैं थोड़ा सा, या पुरुष है, यहाँ पर सिंपल पैंट शर्ट पहन रहे हैं या साड़ी पहन रहे हैं, वही यूएस में जाके साड़ी पहन के थोड़ा घूमते हैं। देखियो कभी आप लोग? नहीं घूमते। ज्यादातर क्या पहनते हैं? जो भी पहनते हैं वो पहनते हैं वहां के लोग के जैसे। समझ आ रहा है बात? ठीक है ना? जो भी पहनते हैं उनको जो ठीक लगता है वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वो लोग अपने हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, वैसा ही घूमते हैं, वैसा बिहेव करते हैं। यहाँ थोड़ा अलग टाइप का बिहेव करेंगे, वहाँ थोड़ा अलग टाइप का। क्या जैसा देश वैसा भेष। तो जैसे एक सिमिलर हैबिटेट है, अगर पानी में रहना है तो तैरने तो आना चाहिए ना, तो फिर कैसे पानी में रहोगे आप? तो पानी में रहना है तो तैरने आना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, एक प्रकार से उनके में एक एडेप्टेशन आता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डार्विन का। ठीक है, तो वो एडेप्टेशन के कारण ही, बिकॉज ऑफ सिमिलर हैबिटेट, एक ही हैबिटेट के कारण उनमें एडेप्टेशन आता है। और जिसके में एडेप्टेशन नहीं आएगा, वो हैबिटेट को वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उस जगह पे वो रह ही नहीं सकता। इसीलिए बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये भी बोला जाता है पढ़ने लिखने वालों के साथ में ज़्यादातर रहना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति में अच्छे ही बनोगे, बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो चांसेस बुरे बनने के ज़्यादा है। अच्छे लोगों की संगति में रहोगे ऐसे नहीं अच्छे ही बन जाओगे, बट चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? सिमिलर हैबिटेट रिजल्टेड इन selection of similar adaptive features in different groups of organs but towards the same function। क्लियर है? एक्चुअल में ये डार्विन का कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये डार्विन का है। ठीक है, देन नेक्स्ट बायोकेमिकल एविडेंस जो है, छोटा सा है, इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सारा इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। बायोकेमिकल एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इसमें क्या लिखा? सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में मान के चलो कि अमाइलेज एंजाइम है। अमाइलेज एंजाइम किस लिए होता है बेटा? स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, कुत्ते बिल्लियों में भी होगा अमाइलेज एंजाइम, होगा गाय बकरियों में होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और बर्ड्स में होगा, होगा, रेप्टाइल में होगा। प्रोटीएस एंजाइम हमारे में होगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। फिश में भी होगा, होगा, होगा तभी तो प्रोटीन खाएं, डाइजेस्ट कर पाएंगे ना भाई। समझ आ रहा बात? इसका क्या मतलब है? अगर मेरे में प्रोटीएस एंजाइम है, प्रोटीएस एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसका मतलब है कि एंजाइम है, मतलब उसके लिए जीन भी होगा, होगा। तो वो जीन प्रोटीएस एंजाइम बनाएगा, मेरे में भी मछली में भी, तो मछली में भी वो प्रोटीएस एंजाइम बनेगा, वही जीन। और आपको मालूम है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन जब कोई जीन करता है तो उसका न्यूक्लियोटाइड बेस का सीक्वेंस फिक्स होता है। अगर प्रोटीएस एंजाइम कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम अगर बन रहा है तो पर्टिकुलर क्या होगा बेटा? जीन की कोडिंग्स होती है। सेम जीन की कोडिंग जो मेरे में है वही मछली में भी है, वही रेप्टाइल में भी है। समझ आ रहा बात? या लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में भी है। अगर वो प्रोटीएस एंजाइम बना रहा है तो इंटरनल डाइजेशन सॉरी, अगर एक्सटर्नल डाइजेशन हो रहा है तो। समझ आ रहा है? ये क्या बता रहा है? बायोकेमिकल एविडेंसेस कि हमारा ओरिजिन वही प्रिमिटिव लोअर ऑर्गेनिज्म से ही हुआ है। समझ आ रहा है भाई? जैसे ऑक्टोपस में भी पिगमेंट होता है, हमारे में भी पिगमेंट होता है, तो पिगमेंट बनाने वाले जीन तो लगभग लगभग सेम ही होंगे। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जीन और प्रोटीन सिमिलर होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए। इवन मैं आपको बता रहा हूं, बैक्टीरिया में जो एंजाइम होता है वही एंजाइम हमारे में भी बनता है। बैक्टीरिया में जो जीन होता है वही जीन हमारे में होता है। एग्जांपल बताओ।
बताओ भाई, एग्जाम्पल बताओ एक आध, कि बैक्टीरिया में जो जीन होगा वो जीन हमारे में भी हो, एक आध एग्जाम्पल बताओ। सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। आप पढ़े हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हो, बोलो भाई। इंसुलिन बैक्टीरिया, हाँ, बायोटेक वाला बात घुसेड़ो, नेचुरल बेटा, सोचो। कितने शर्म की बात है ना, नहीं, कितने शर्म की बात है, सोच भी नहीं पा रहे हो। आपको ये सोचना है कि बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है जो हमारे में भी होता है, पहला है, है, बोलो, अरे बोलो ना, गलत ही होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। तो ग्लाइकोलिसिस, ये मैं आपको बहुत पहले भी बताया हूं, जब रेस्पिरेशन बताया था उस समय भी बताया था, बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोलिसिस होगा, हमारे में भी ग्लाइकोलिसिस होगा, और इस दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा जो ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाता है, ऑक्सीजन हो या ना हो। याद आ रहा है? तो ग्लाइकोलिसिस जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है उसमें तो एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज होता ही है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम यूज होना है तो वो होना ही है, बैक्टीरिया में भी हमारे में भी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम जो है उसके लिए पर्टिकुलर जीन भी होगा। तो अब जीन ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे में कुछ स्पेशल टाइप का जीन कोड करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम को, और बैक्टीरिया में कुछ अलग टाइप का जीन होगा जो उस एंजाइम को कोड करेगा। कोडिंग तो सेम होनी है। समझ आ रहा है? ये क्या बता रहा है? इट इज अ एविडेंस कि हमारा इवोल्यूशन लोअर ऑर्गेनिज्म से हुआ है। समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बायोकेमिकल एविडेंसेस, सिमिलैरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ कॉमन गिवन फंक्शन among diverse organism give clues to common ancestry। क्लियर हो रहा है? देखो ये सारी चीजें पढ़ने में बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है, अगर आप कहानी के रूप में अगर आप सुने हो समझे हो तो मैं आपको 100% बता रहा हूं, अभी तक का जितना पढ़े उससे कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे घुमा फिरा के। लेकिन अगर आप बस थ्योरी जैसा अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं। इसको रीड करो। मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो सिमिलर विद सेम न्यू मटेरियल एंड एंड प्रोडक्ट्स। समझ आ रहा है? सेम न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट। The next, biogeographical evidences. Species restricted to a region develop unique feature. Also, species present in widely separated regions show similarity of ancestry. इसका मतलब क्या है? जैसे बेटा बायोजियोग्राफिकल रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल मार्सुपियल्स है, उसमें एक यूनिक फीचर है। सारे मार्सुपियल्स जो होते हैं मार्सुपियल पाउच रखते हैं, वो एक यूनिक फीचर है, वो एक स्पेसिफिक बायोजियोग्राफिकल रीजन में ही पाया जाता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया, आपको मार्सुपियल सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एविडेंस है कि भैया उनका ओरिजिन जरूर उनके प्रिमिटिव एनिमल से हुआ होगा। ठीक है, ये एक नोट है जिसको घर में पढ़ना है आपको। बाकी एडेप्टिव रेडिएशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? यहां से एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आता है एडेप्टिव रेडिएशन से।